गाइस, आज हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपको ये पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है और इसको ध्यान से सुनना है और रीड करना है अपनी बुक को, एनसीईआरटी बुक को, तभी यह चैप्टर आपको समझ में आएगा। ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लाइट, अच्छा, आपको पता है कि वी आर एबल टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट दैट आर सराउंडिंग अस। ठीक है, हम अपने चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, तो क्या हम उसको अंधेरे कमरे में देख सकते हैं, डार्क रूम में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज देयर इज़ नो सोर्स ऑफ द लाइट। अगर लाइट का कोई सोर्स होगा, अगर लाइट सोर्स होगा, जैसे कि हमारे कमरे में ट्यूब लाइट है या सनलाइट है, तो वहाँ से लाइट आती है। और हाँ, वहाँ से लाइट आती है किसी भी लाइट सोर्स से। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर आएगी, किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर आएगी, तो ऑब्जेक्ट से लाइट टकराकर हमारी आइज़ पर आती है। ओके, दैट आर एबल टू सी द वेराइटीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर सराउंडिंग अस। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि अगर हम अपने अंधेरे कमरे में हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। अगर हम उस रूम में उजाला कर देंगे, लाइट चला देंगे, लाइट ऑन कर देंगे, तो क्या होगा? लाइट सोर्स से लाइट आएगी, लाइट सोर्स से लाइट आएगी और लाइट सोर्स से लाइट आएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर लड़कर हमारी आइज़ में वापस आएगी, और तब हम इस ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इसे कहते हैं कि लाइट सोर्स से लाइट ऑब्जेक्ट पर आना और फिर वो बैक करके वापस हमारी आँख में आ जाना। इस वजह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। ठीक है, नाउ इस चैप्टर में हम अलग अलग फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे, लाइट फिनोमिनास के बारे में पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन जैसे जो भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, वो सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट होती है। सब लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट कैसे होती है? जब सोर्स ऑफ द लाइट से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट्स पर जाएगी, ऑब्जेक्ट से जाकर वो लाइट बाउंसिंग बैक कर जाती है। क्या कर जाती है? वो बाउंसिंग बैक कर जाती है। तब phenomena is the bouncing back of the light is known as the reflection and is known as the reflection. Okay, और हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज, लाइट की एक और प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये मीडियम क्या है? ये खाली मीडियम है, एम्प्टी मीडियम है, एयर मीडियम है। ठीक है, और इस ग्लास में पानी है, तो ये मीडियम कैसा हुआ? डेंस मीडियम हुआ। ठीक है, ये मीडियम तो एम्प्टी है, एयर मीडियम, और ये मीडियम कैसा है? डेंस मीडियम है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो वो लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। ठीक है, मतलब ये लाइट्स सीधी जाने के बजाय ये लाइट क्या हो जाएगी? ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ठीक है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये लाइट सीधी जाने के बजाय अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। ओके, कब चेंज कर लेती है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है। एक मीडियम मतलब एयर, एयर से किस में गया? वो वाटर में। लाइट एयर से वाटर में गया, मतलब एक रेयर मीडियम था और एक डेंस मीडियम था। रेयर मतलब एक खाली मीडियम था, और डेंस मतलब एक गाढ़ा मीडियम था। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इसे कहते हैं लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब हम अलग अलग फिनोमिनास के बारे में देखेंगे, जैसे कि लाइट का डिस्पर्सन हो जाना। हम देखते हैं रेनबो, पानी की एक बूंद वाइट कलर की होती है। वाइट कलर की जब बूंद होती है, ये बारिश के टाइम में एक रेनबो जैसा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट क्या होगी? डिस्पर्स हो जाएंगी, अलग अलग डिस्पर्स हो जाएंगी। जैसे प्रिज्म पर सनलाइट आएगी, तो उसकी सनलाइट आने से क्या होगा? इसकी वाइट कलर क्या होगा? वो डिस्पर्स हो जाएगा। ये फिनोमिना क्या है? प्योर कलर में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस फिनोमिनास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमने देखा था कि लाइट जब एक सरफेस से टकराएगी, लाइट जब एक सरफेस से टकराएगी, ठीक है, जैसे कि हम अपने रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो सोर्स ऑफ द लाइट, ट्यूब लाइट से वो ऑब्जेक्ट्स पर लाइट आती है, ट्यूब लाइट्स पर ऑब्जेक्ट पर लाइट आती है और वो लाइट फिर हमारी आइज़ में वापस आएगी, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं, जब लाइट बाउंसिंग बैक कर जाती है, लाइट बाउंसिंग बैक कर जाती है, इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके जब लाइट किसी सोर्स से आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जब लाइट बाउंसिंग बैक कर जाएगी उसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, द ऑप्टिकल डिवाइसेस, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट विच आर एबल टू सी द वेराइटीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इस चैप्टर में हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग मिरर जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग अलग मिरर जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कौन से मिरर होते हैं? एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर या फिर कर्व मिरर। क्या होता है? एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर या फिर कर्व्ड मिरर। ये देखिए, प्लेन मिरर, these are spherical mirror, these are spherical mirror। spherical mirror को दो पार्ट में हमें डिवाइड कर दिया है, spherical mirror को हमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, प्लेन मिरर हम देख सकते हैं, प्लेन मिरर हमारा रूम मिरर होता है जो हम यूज़ करते हैं अपने रूम में। तो जब हम मिरर के सामने खड़े हैं, जब हम मिरर के सामने खड़े हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हम अपनी इमेज को देखते हैं। तो हमारी इमेज कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, बिल्कुल सीधी दिखाई देती है हमारी इमेज। लेकिन वो कैसी इमेज होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी इमेज होती है? इन्वर्टेड इमेज होती है। ओके, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है और सेम साइज़ की इमेज होती है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर की बात करें, अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें, स्फेरिकल मिरर की, ये स्फेरिकल मिरर एक हम स्पून के एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे कि हमने एक स्पून लिया, ठीक है, स्पून का जो होलो पार्ट है, ये स्पून है। ओके, ये स्पून का जो होलो पार्ट है इसे बोलते हैं हम कॉनकेव। केव मतलब गुफा, एक गुफा जैसा पार्ट है, ठीक है। केव मतलब एक गुफा जैसा पार्ट है और इसके आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं हम? आउटर पार्ट को कॉन्वेक्स बोलते हैं। अगर हम इसको स्पून को कॉनकेव पार्ट से देखें, होलो पार्ट की तरफ से देखें, तो हमारी इमेज कैसी दिखाई देगी? इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक स्पून उठाना, स्पून के होलो पार्ट की तरफ से देखना, आपकी इमेज कैसी दिखाई देगी? एक इन्वर्टेड दिखाई देगी, उल्टी इमेज दिखाई देगी। आप देख रहे हो, इस टाइप की इमेज आपको दिखाई देगी। लेकिन जब आप आउटवर्ड पार्ट की तरफ से देखेंगे, आउटवर्ड मतलब ऊपर के पार्ट से देखेंगे, उभरे हुए पार्ट से देखेंगे, इसे कहते हैं बल्जिंग पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? बल्जिंग पार्ट। तो हमारी इमेज कैसी दिखाई देगी? सीधी दिखाई देगी। ओके, ये देखिए प्लेन मिरर जो कि हमारा रूम मिरर है, जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं, तो वो इमेज कैसी होती है? सीधी होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। ओके, अपनी इमेज सीधी दिखाई देती है, सेम साइज की दिखाई देती है। और इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। दो तरह की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल। रियल और रियल इमेज में क्या फ़र्क है? वर्चुअल और रियल इमेज में, वर्चुअल इमेज तो वो होती हैं जहाँ पर आप ये देख रहे हो, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आई,
लाइट किसी सोर्स से आई, ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस मुड़ गई, तो ये रेज कहीं पर मीट किया, इस रेज ने कहीं पर मीट किया, क्रॉस किया, कहीं पर इंटरसेक्ट किया इसने, नहीं किया ना। मतलब ये लाइट आई, ऑब्जेक्ट से टकराई और वापस चली गई। ठीक है, जब लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती है, जब लाइट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसे? वर्चुअल इमेज। लेकिन जब लाइट इंटरसेक्ट करेगी किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। जब लाइट एक्चुअली मीट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। जब लाइट मीट नहीं करेगी उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में आप देख सकते हो प्लेन मिरर में यहाँ पर लाइट कोई इंटरसेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? एक वर्चुअल इमेज है। ये प्लेन मिरर में क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। आप देख रहे हो ये 2 मिरर हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर की हम बात करते हैं। ये है हमारा स्फेरिकल मिरर। आप इस मिरर को ध्यान से देखो। दिस इज अ पार्ट ऑफ द मिरर, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर ना। ओके, तो ये क्या है? एक छोटा सा पार्ट हमने लिया है स्फीयर का। इसको आप जब पेंसिल से डायग्राम बनाओगे तो आप कर्व नहीं बनाओगे, आप थोड़ा सीधा बनाओगे, बिकॉज ये क्या है? ये एक जस्ट स्मॉल पार्ट है, ये पार्ट इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। जब आप ये डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से ही डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो ओके, नाउ कॉनकेव मिरर में आप देखते हो कि दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ओके, तो इसकी जो आउटर पार्ट को हम पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश क्यों करते हैं? जब भी लाइट आती है तो वो बैक कर जाए, जब लाइट आए तो वो बैक कर जाए। अगर पार्ट ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट क्या होगा? तो लाइट उसके पार कर जाएगी। ठीक है, लाइट उसके पार कर जाएगी, लाइट बैक नहीं करेगी। हमें क्या करना है? लाइट को बैक करवाना है। लाइट को बैक कराने के लिए हम क्या करेंगे? इसके आउटर पार्ट को पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, जब लाइट होलो पार्ट्स के पास आएगी तो वो लाइट क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दिस इज अ पार्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? होलो पार्ट मतलब गुफा वाला पार्ट। ये गुफा वाला पार्ट है ना सारा। ठीक है, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्जिंग होता है। ठीक है, आउटर पार्ट होता है। आउटर पार्ट इज नोन एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस पार्ट को हम बल्जिंग सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कितने मिरर्स पढ़े? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर में जो हम इमेज बनती है वो सीधी बनती है, वर्चुअल होती है। ओके, लेकिन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बोथ आर द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, द शॉर्ट पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर केव। ठीक है, केव। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक होलो पार्ट है। ठीक है, केव वाला पार्ट है जहाँ पर रेज आती है और टकराकर वापस निकल जाएगी। क्या पार्ट होता है उसका? केव वाला पार्ट है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक बल्जिंग पार्ट है, आउटर पार्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। पहले दिस इज अ कॉनकेव मिरर। इसका हमने आउटर सरफेस को पॉलिश किया। पॉलिश क्यों किया? क्योंकि लाइट आए और लाइट वापस टर्न कर जाए, लाइट वापस बैक कर जाए। ठीक है, लाइट लड़के सरफेस से वापस चली जाए। तो ठीक है, हम इसको पॉलिश करेंगे। ओके, अब देखो
आप देख रहे हो ध्यान से कि ये किसका पार्ट है, स्फेरिकल का पार्ट है, इस स्फेरिकल का पार्ट है। इस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल। इस मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। आप देख रहे हो ये स्फीयर का हाफ पार्ट है, स्फीयर के हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं हम, रेडियस। और इसके मिड पॉइंट में C2P मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे हम, फोकल पॉइंट। ओके, फोकल पॉइंट बोलते हैं। अब ध्यान से फिर से सुन लीजिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। द center of the sphere, center of the sphere is known as the center of curvature, center of curvature. And midpoint of the mirror, midpoint of the mirror is known as the pole, midpoint of the mirror is known as the pole. And the half part of the sphere, half part of the sphere is known as the radius, radius कहते हैं। focal point क्या होता है, focal point that is the mid। देखो जितनी दूरी फोकल पॉइंट की पोल से होगी, सपोज 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटी पर भी ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब 2 सेंटीमीटर यहाँ होगा तो 2 सेंटीमीटर यहाँ होगा, ठीक है, फोकल पॉइंट कहते हैं। अब ये फोकल पॉइंट है, अब क्या होगा कि ये देखो P और F, P और F, ये इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, ये R है टोटल, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, R/2, R/2 बोल सकते हैं हम इसको, R/2 बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। P और F, F और C की हम दूरी को क्या बोल सकते हैं, R/2। इन दोनों की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं, R/2, ठीक है। अब ये देखिए डेफिनेशन, ध्यान से देखिएंगे डेफिनेशंस को। स्फेरिकल मिरर कर्व मिरर होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द होलो स्फेयर, गुफा जैसा पार्ट होता है, कॉनकेव, केव, ठीक है। केव क्या है, केव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो है, केव का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो है, जबकि कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक बल्जिंग पार्ट है, ठीक है। देखो रेज आती हैं टकराकर वापस मुड़ जाएंगी फोकस से, रेज आती है टकराकर वापस मुड़ जाएंगी, रेज आती है पैरेलल टकराकर वापस मुड़ जाएगी, रेज आती है पैरेलल टकराकर वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स में देख लीजिए, पैरेलल रेज आती है टकराकर वापस मुड़ जाएगी, पैरेलल रेज आती है टकराकर वापस मुड़ जाएगी बल्जिंग पार्ट से, ठीक है। अब हमने पढ़े थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। पोल क्या है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, जो हमने मिरर लिया था ना उसका सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल से होकर निकलती है। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ओके। हम देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। देखो 3 तरीके से रिफ्लेक्शन हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ पहले। 3 तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, एक तो रेज पैरेलल जाती है, रेज पैरेलल जाती है ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस मुड़ जाएगी, किससे वापस मुड़ेगी, फोकस से, ठीक है। और दूसरी बात, रेज फोकस को काटेगी, रेज फोकस को काटेगी और पैरेलल हो जाएगी। किस तरीके से रेज जाती है, एक तो रेज पैरेलल जाती है फोकस से होकर के मुड़ जाएगी, ठीक है, और एक रेज फोकस से होकर निकलेगी पैरेलल हो जाएगी। और दूसरी बात, रेज जब कर्वेचर से निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी
तो ये उसी लाइन में वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो 3 तरीके से रेज निकलती हैं। एक तो जब रेज पैरेलल जाती है फोकस से निकल जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, कर्वेचर से जाएगी तो 180 डिग्री पर वापस उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में निकल जाएगी। ठीक है, देखो रेज पैरेलल जाती है, फोकस से निकल जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, रेज फोकस से जाएगी तो पैरेलल निकल जाएगी, और जब रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जिस डायरेक्शन से जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी थी स्फीयर मिरर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि इनके रेज डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी के 2 और 3 पेजेस पढ़ के आने हैं, ओके, और उनको रीड करना है, जिससे आपको इजीली चैप्टर समझ में आएगा। और जितना पढ़ाती हूँ उसको आपको रिवाइज भी करना है साथ के साथ, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। ओके,